हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, यहाँ हम लोग केमिस्ट्री के सेट प्रैक्टिस कर रहे थे बुआ लोग। उसका ये पार्ट आपका तीसरा होने वाला है। थर्ड पार्ट यहाँ पर आपका है। और थर्ड पार्ट में थोड़ा सा देखिए, यहाँ जो है इससे पहले आपको पार्ट वन पार्ट टू आपको हम करवा दिए हैं, कंप्लीट करवा दिए हैं। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। यहाँ पर भी आपका टोटल का टोटल आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। 5 नंबर के भी क्वेश्चन रहेगा। एकदम अति महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए, इसको देखने से पहले आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए पहले। 5 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछता है बुआ, है ना। कहा गया वैद्युत अपघटन संबंधी फाराडे के नियमों को आपको लिखना है। राइट फाराडे लॉ, है ना, रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए, यहाँ देखिए फाराडे के नियम है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में सब कर लीजिएगा। कहा क्या गया है कि इस नियम के आधार पे जो वैद्युत अपघटनशील होता है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का विघटन होता है वो आवेश उससे प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। इसका अर्थ आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेल ले लिए, वैद्युत अपघटनी सेल। कौन सा सेल लेना हुआ? वैद्युत अपघटनी सेल आपका है। वैद्युत अपघटनी सेल कहे तो इसमें धारा दे कर तोड़ना होता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना होता है। कहने का मतलब आपको हम समझाते हैं, जिसमें आप NaCl ले लीजिए। इस वैद्युत अपघटनी सेल में क्या आपको लेना है? NaCl ले लीजिए। NaCl इस तरह से ले लिए हैं और इसमें लिए हैं NaCl। जल डाल दीजिए, NaCl लेके घुल जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन जब तोड़ना चाहते हैं तो इसमें करंट दे देंगे ना, तो जैसे ही करंट दीजिएगा तो ये टूटेगा। Na+Cl- में ढेर सारा ऐसे करके टूटना शुरू हो जाएगा। Na+Cl- कितना टूटेगा, कितना है ना विघटित होगा, इसका द्रव्यमान कितना अपघटित हुआ, कितना विघटित होगा, कितना टूटेगा। टूटेगा मतलब विघटित होगा। तो कितना ही विघटित होगा इस बात पे निर्भर करता है कि कितना इसे धारा दिए हैं, कितना इसे धारा प्रवाहित किए हैं। अगर अधिक धारा प्रवाहित करेंगे तो ज़्यादा टूटेगा, कम धारा प्रवाहित करेंगे तो कम टूटेगा, है ना। तो धारा बोलिए चाहे आवेश कहिए। तो चलो, इसका बस स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं बुआ लोग कि इसका स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा। देखिए, ध्यान से इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। क्या कहा गया है ना, वैद्युत अपघटन संबंधी फाराडे का 2 नियम है। और 2 नियम में ये आपको यहाँ पहला नियम है। पहला नियम में क्या है? इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब NaCl, है ना। इसमें जो आपको हम NaCl दिए हैं, तो इसमें जो विद्युत अपघटनी सेल में जो उपस्थित आपका होता है इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट के विघटित होने वाला द्रव्यमान सेल से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। नहीं, M समानुपाती आवेश Q। जितने ज़्यादा आवेश देंगे, जितने ज़्यादा धारा देंगे, उतना ही ज़्यादा आपका द्रव्यमान विघटित होगा, उतना ही ज़्यादा टूटेगा। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला नियम आपका हो गया है। फिर से आपको हम पढ़ देते हैं। इस नियम के है ना, इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटनी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट का विघटित होने वाला द्रव्यमान सेल से प्रवाहित है ना आवेश के समानुपाती होता है। जितना विघटित होगा वो किसके? सेल से प्रवाहित जो आवेश होता है वो आवेश के समानुपाती होता है। लिख देना है M समानुपाती Q। इसमें पूछा जाए कि सर M क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें M क्या है तो M यहाँ देख लीजिए। M सबसे पहले M क्या है तो विघटित होने वाला द्रव्यमान, कितना इसका द्रव्यमान विघटित हुआ है ना, ये है। M क्या है तो विघटित होने वाला द्रव्यमान है M। और Q क्या है तो सेल से प्रवाहित आवेश, सेल से कितना आवेश प्रवाहित हम लोग किए हैं, ये है। क्लियर है? तो ये हो गया पहला नियम, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है बुआ कि पहला नियम आपको हम कंप्लीट करवा दिए हैं। नहीं लिखना क्या है पहला नियम करके कि इस नियम के अनुसार, है ना, किसी वैद्युत अपघटनी सेल जो है, सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट का विघटित होने वाला द्रव्यमान सेल से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। और दूसरा नियम में क्या है ये देख लीजिए। दूसरा नियम में जो फराडे साहब का कहना है कि एक ही साथ क्या कीजिए कि आप एक से अधिक से ले लीजिए, 2 को, और दोनों से समान, जितना धारा इससे दिए उतना ही धारा इससे दीजिए। दोनों से समान मान के धारा प्रवाहित कीजिए। तो अगर धारा प्रवाहित करें तो यहाँ भी आवेश विघटित होगा, टूटेगा, यहाँ भी टूटेगा। तो टूटने वाला जो द्रव्यमान दोनों में होगा अपने तुल्यांकी भार के समानुपाती इस बार हो जाएगा, तुल्यांकी भार के। यदि 2 या 2 से अधिक सेलों से समान मान के धारा प्रवाहित किया जाए, 2 सेल, एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, दोनों से समान मान के धारा प्रवाहित कीजिए, तो यहाँ जो विघटित होने वाला या टूटने वाला द्रव्यमान रहेगा अपने तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। विघटित होने वाला द्रव्यमान तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, ध्यान आपको रखना है। क्लियर हो गया है? क्या है कि इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक सेलों से समान मान के धारा प्रवाहित किया जाए तो विघटित होने वाला द्रव्यमान है ना तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। विघटित जितना होगा ना तुल्यांकी भार के समानुपाती रहेगा।
मतलब एम ए समानुपाती ई ए ऐसे करके लिखेंगे, और एम बी समानुपाती ई बी ऐसे। मतलब क्या है, पहला सेल में कौन सा पदार्थ लिए थे, पहला वाला में ए पदार्थ लिए है, दूसरा में कौन सा है, तब बी है। तो एम ए क्या है, तो एम ए कह देंगे कि ए का जो ए यहाँ पर लिए है बुआ, ए का विघटित होने वाला द्रव्यमान। एम बी क्या है, तो बी का विघटित होने वाला द्रव्यमान। ये क्या है, ए का तुल्यांकी भार, बी है ना, ई बी क्या है, वी का तुल्यांकी भार। याद रहेगा। तो इसका दो नियम है, दोनों आपको हम समझा दिए हैं, एकदम निश्चित आप इसको याद कर जाइएगा, ठीक है। दो गो है, दोनों को आपको याद कर जाना है, देख लीजिए आप टोटल कंप्लीटली इसको लिख लीजिएगा, है ना। यदि इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक सेलों से समान मान की धारा प्रवाहित किया जाए तो विघटित तो होने वाला जो द्रव्यमान होता है अपने तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो दोनों नियम हो गया। 5 नंबर में पूछता है बुआ, तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। अमलगम क्या है, भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमलगम क्या होता है ये समझ लीजिए। अमलगम एक मिश्र धातु होता है, क्या होता है बुआ, मिश्र धातु। अमलगम आपका क्या होता है, मिश्र धातु, और उसका एक घटक आपको पारा होना चाहिए। है ना, अमलगम एक मिश्र धातु है, लेकिन उस वाला मिश्र धातु को अमलगम कहेंगे जिसमें एक घटक पारा होना चाहिए। मिश्र धातु का एक मतलब दो या दो से अधिक धातु मिल जाएगा। जैसे को हम जिंक मिला लिए हैं और एक और हम लोग है ना एल्यूमिनियम मिला लिए हैं, मिश्र धातु हो गया, दोनों को मिला देंगे मिश्र धातु बन जाएगा। जिंक है कॉपर मिला दिए, मिश्र धातु हो जाएगा। लेकिन ये सब अमलगम नहीं कहलाएगा। अमलगम तब कहलाएगा जब एक है ना कोई एगो जिंक है एल्यूमिनियम में से कोई एगो पारा होना चाहिए, है ना। कोई एक आध को अगर एच जी हो गया, पारा हो गया, तो अमलगम हो जाएगा। जैसे देखिए है ना जेड एन लिखे हैं, एच जी है, तो जेड एन एच जी मतलब जिंक अमलगम, इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है एन ए एच जी, सोडियम के साथ एच जी दिया था, सोडियम अमलगम, सीधे उसको पढ़ना है, याद रहेगा। अमलगम क्या होता है, हिंदी में भी आप लिख सकते हो अमलगम। अमलगम वो वैसा मिश्र धातु जिसका एक घटक पारा हो, एच जी हो, उसे अमलगम कहते हैं। क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, इसमें कई आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन है कार्बोकेटाइन, कार्बन एनाइन और फ्री रेडिकल से क्या समझते हैं। तो देखो हिंदी में भी कार्बोकेटाइन आप हिंदी में लिख सकते हैं, कार्बो एनाइन आप हिंदी में लिख लीजिएगा, फ्री रेडिकल भी आपको हिंदी में लिख लेना है, सब हिंदी में लिख सकते हैं आप। देखिए कार्बोकेटाइन क्या होता है, यदि कोई कंपाउंड है, यौगिक है, उसमें कार्बन पर अगर प्लस आ जाए ना तो उसको कार्बोकेटाइन कह देंगे। कार्बन पर माइनस में आवेश आ जाए तो कार्बेनाइन कहेंगे। और अगर एक इलेक्ट्रॉन आवे, सिंगल इलेक्ट्रॉन, कार्बन पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं, है ना। यदि किसी यौगिक में कार्बन पर धन आवेश आता हो, प्लस आता हो, तो उससे कार्बोकेटाइन कहेंगे। यदि किसी यौगिक में कार्बन पर ऋण आवेश आ जाए, माइनस में, तो उसके कार्बन आयन कहेंगे। यदि किसी कंपाउंड में कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन आता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो उसको कहा जाता है फ्री रेडिकल। याद हो गया है। चलिए देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, यदि किसी यौगिक में कार्बन पर धन आवेश हो तो उसे कार्बोकेटाइन कहेंगे। यदि किसी यौगिक पर है ना कार्बन पर ऋण आवेश होता है, किसी यौगिक में कार्बन पर ऋण आवेश होता है तो उसे कार्बोएनाइन कहते हैं। और यदि किसी यौगिक में कार्बन पर है ना एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन रहता हो, एक एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। क्लियर हो गया है। चलिए अगर क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बउआ। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, क्यों। ध्यान दीजिए, क्वथनांक अधिक तब होता है जब वो हाइड्रोजन बंधन बनावे, तो है ना एल्कोहल जो है हाइड्रोजन बंधन में भाग लेता है, जबकि ईथर कोई हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है। इस कारण से इसका क्वथनांक अधिक होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है, क्वथनांक अधिक हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। सीधे यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि हम लोग जानते हैं कि एल्कोहल हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, इस कारण से एल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हुआ, जबकि ईथर कोई हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है। एल्कोहल हाइड्रोजन बंधन बनावेगा, ईथर हाइड्रोजन बंधन नहीं बनावेगा। अगर कोई हाइड्रोजन बंधन बनाता है तो उसका गलनांक और क्वथनांक अधिक हो जाता है। तो सीधे कहना है कि हम लोग जानते हैं कि एल्कोहल हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, एल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, जबकि ईथर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं कर पाता है या नहीं करता है ना। हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है। इस कारण से एल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट या जो कहिए क्वथनांक अधिक होता है या बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। क्लियर हो गया है। चलिए तो ये क्लियर हो गया है तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कहा गया कि निम्न एल्कोहल जल में विलय होता है जबकि उच्च एल्कोहल जल में अविलय होता है, क्यों। निम्न एल्कोहल कहने का मतलब कार्बन की संख्या कम, जैसे 2-3 इससे कार्बन है जिसको निम्न एल्कोहल कहेंगे। OH दे दिया है तो एल्कोहल है निम्न, लेकिन कार्बन की संख्या इस तरह से करके ढेर सारा ऐसे करके देते जा रहा है, हजार संख्या में दे दिया है, तो इसको बोलते हैं उच्च एल्कोहल। क्या बोलेंगे बुआ, उच्च एल्कोहल। तब कहा गया है कि जो निम्न एल्कोहल होता है जिकरा में कार्बन की संख्या कम रहता है
उस जल में घुलता है। लेकिन अगर उच्च एल्कोहल जो होता है जल में अविलय होता है, क्यों? देखिए, निम्न एल्कोहल जो है वो उसमें कार्बन की संख्या कम होता है, इस कारण से वो बेहतर हाइड्रोजन बंधन बना पाता है, एकदम अच्छा से एकदम परफेक्ट तौर पे हाइड्रोजन बंधन बना पाता है, बेहतर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। और इस कारण से जब हाइड्रोजन बंधन बना लिया है, इसका मतलब जल में विलय रहेगा। जो हाइड्रोजन बंधन बनाता है वो जल में विलय होता ही है। लेकिन उच्च एल्कोहल जो होता है वो है ना, उसमें कार्बन की संख्या अधिक होने के कारण उसमें हाइड्रोजन बंधन बेहतर रूप से बन नहीं पाता, बेहतर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं होता है, इस कारण यह जल में अविलय होता है। याद रहेगा, सीधे कहना है कि निम्न एल्कोहल में कार्बन की संख्या कम होती है, जिसके कारण है है ना, जिसके कारण उसमें बेहतर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है और इस कारण जल में है ना विलय होता है। उच्च एल्कोहल में कार्बन की संख्या अधिक होने के कारण वो बेहतर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है, इस कारण जल में अविलय होता है ना, इस कारण जल में क्या होता है, अविलय होता है। लास्ट में लिख देना है कि इस कारण यह जल में अविलय होता है। ये क्लियर है। निम्न एल्कोहल में कार्बन की संख्या कम है, बेहतर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेगा, इस कारण से क्या होगा, जल में विलय होगा। लेकिन उच्च एल्कोहल जो है उसमें कार्बन की संख्या अधिक होता है, वो बेहतर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं कर पाता है, तो जल में अविलय आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कहा गया है इथाइल एल्कोहल है ना, इसको हिंदी में भी तुम लिख सकते हो, इथाइल एल्कोहल और मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल के बीच अंतर। मिथाइल नहीं, मेथेनोइक अम्ल है बउआ, सॉरी यहाँ पर मेथेनोइक अम्ल लिखा गया है, ये मेथेनोइक अम्ल है, ये मेथेनोइक अम्ल होगा, यहाँ पर मेथेनोइक अम्ल कर देना। क्या लिखेंगे, मेथेनोइक अम्ल, ये लिखना है। और इधर वाला को लिखना है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन है मेथेनोइक अम्ल एवं एथेनोइक अम्ल के बीच अंतर बताइए। चलिए देखिए क्या रहता है, दोनों के बीच क्या अंतर रहेगा, मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल। कह देंगे इसके बीच निम्नलिखित अंतर है, और यहाँ एक तरफ लिख देंगे मेथेनोइक अम्ल, दूसरा तरफ लिख देंगे एथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल में क्या होता है, एक कार्बन, देखिए इसका है ना, इसको इस तरह से सूचित करते हैं, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच है, एच है, सी है, डबल बॉन्ड ओ, इधर एच है। ये देखिए आपका मेथेनोइक अम्ल हो गया। लेकिन अगर एथेनोइक अम्ल में शुरू में आपको CH3 लगाना पड़ेगा, क्या लगाएंगे बुआ, यहाँ CH3 देख लीजिए, यहाँ पर है ना CH3 है, और बाद में सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच लास्ट में है, तो यहाँ पर CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच है, यहाँ देखिए लिखा भी गया है, सूचित करते हैं। मेथेनोइक अम्ल जो होता है एक अच्छा अम्ल होता है, इसके अपेक्षा इसकी अम्लीयता कुछ कम हो जाती है। मेथेनोइक वाला का है ना, मेथेनोइक थोड़ा सा अच्छा अम्ल होता है, किसके अपेक्षा, एथेनोइक की अपेक्षा। कार्बन की संख्या कम तो अच्छा अम्ल होता है ना, कार्बन की संख्या कम तो अच्छा अम्ल होता है। और यहाँ देखिए मेथेनोइक वाला में क्या होगा कि बेहतर हाइड्रोजन बंधन बनाएगा बउआ, क्योंकि कार्बन की संख्या ज़्यादा होने से हाइड्रोजन बंधन कम बनता है, तो इसमें कार्बन की संख्या कम है मेथेनोइक वाला में, तो उसमें हाइड्रोजन बंधन अच्छा बनेगा। लेकिन इसके पास हाइड्रोजन बंधन बनाने की क्षमता कुछ कम जाती है, थोड़ा बहुत घट जाएगा। कि जल में काफ़ी है ना अधिक विलय होता है, जो हाइड्रोजन बंधन बनाता है जल में विलय होता ही है, तो ये बेहतर हाइड्रोजन बंधन बना रहा है, इसका मतलब जल में एकदम परफेक्ट तौर पे विलय रहेगा। लेकिन इसकी विलयता ये भी जल में घुलेगा, लेकिन थोड़ा कम घुलेगा, इसके जल में विलयता थोड़ी कम होती है। क्लियर है, तो चर्चर को लिखना, दो को केवल लिख देना, 2 नंबर के देता है तो 4 को लिखे की जरूरत नहीं, 2 को बस सीधे कहना है कि इसको है ना, इसको शुद्ध किससे करते हैं, HCOO से, इसको CH3OH से शुद्ध करते हैं। ये अच्छा अम्ल होता है, इसकी अम्लीयता कुछ कम होती है, ये बेहतर हाइड्रोजन बंधन बनाता है, इसके पास हाइड्रोजन बंधन बनाने की क्षमता कुछ कम जाती है। ये जल में एकदम परफेक्ट तौर पर घुला रहेगा, लेकिन इसके जल में विलयता थोड़ा सा कम रहता है, थोड़ा सा कम घुलेगा। क्लियर है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। HI एक अच्छा अम्ल क्यों है, देखिए HI में क्या होता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन इसके बीच बनने वाला बंधन बड़ा होता है और कमजोर, जो बंधन बड़ा होगा ना वो कमजोर रहेगा, है ना, वो बड़ा सा डंडा दे दे आराम से तोड़ दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें से तोड़ के देवल जाए उसको फिर तोड़ नहीं पाइएगा आप, थोड़ा सा हम काट के दिया जाए तो नहीं तोड़ पाइएगा। तो HI में हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बंधन बनता है, बड़ा और कमजोर बनता है, बड़ा और कमजोर बनता है। अगर कमजोर बन रहा है इसका मतलब वो आसानी पूर्वक टूट कर H+ आपको दे देगा, जल्दी से टूटेगा H+ दे देगा आपको, है ना, जल्दी से टूट के H+ देगा। तो जो H+ देता है वो अम्ल है, और जल्दी टूट के H+ देता है वो बेहतर अम्ल होता है, अच्छा अम्ल होता है। तो HI एक अच्छा अम्ल क्यों है हम लोग सीधे कहेंगे कि HI में जो है वो HI में आयोडीन का आकार काफ़ी बड़ा हो रहा है ना, HI में आयोडीन का आकार काफ़ी बड़ा है। तो अगर आयोडीन का आकार बड़ा है इसके कारण हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच बनने वाला बंधन काफ़ी बड़ा और कमजोर होता है, पढ़ लीजिए।
है ना, है कि हम लोग जानते हैं कि HI में आयोडीन का आकार काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण हाइड्रोजन H और I के बीच बनने वाला बंधन जो है काफ़ी बड़ा एवं कमजोर है ना, काफ़ी बड़ा एवं क्या है, कमजोर होता है, जिसके कारण HI आसानी पूर्वक टूटकर H+ आपको दे दे रहा है, आसानी पूर्वक टूटेगा H+ दे देगा, तो आसानी पूर्वक देगा, इस कारण से एक अच्छा अम्ल हो गया है। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन को आ जाते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 बनाना है। तो देखिए संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण कैसे प्राप्त है ना, कैसे करते हैं और इसको प्राप्त करने की शर्त क्या है। तो देखिए संपर्क विधि द्वारा H2SO4 बनाना चाहते हैं तो 3 स्टेप में बनता है। क्या स्टेप में बनता है बउआ? 3 स्टेप में आपको बनेगा। टोटल क्या स्टेप रहेगा? 3 स्टेप रहेगा। कितना स्टेप? 3 स्टेप। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है ये समझ लीजिए। सबसे पहले का जो स्टेप होता है ना, उसमें क्या है ये देख लीजिए पहले। स्टेप 1 में क्या होता है कि सल्फर जो है बुआ, सल्फर सल्फर पहले ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है O2 से, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO2 का निर्माण करता है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO2 बनावेगा। स्टेप 2 में कुछ होता है कि यहाँ जो SO2 आप देख रहे हैं, SO2 फिर O2 से अभिक्रिया करता है और SO4 नहीं, गलती से SO4 मत लिख देना, SO3 का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? SO3 का। 2 स्टेप क्लियर हो गया, बस लास्ट स्टेप और आंसर आ जाएगा। स्टेप 1 में सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्या बनावेगा बुआ? सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्या बनावेगा? तो सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बुआ SO2 है ना, SO2 का निर्माण करेगा। सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो SO2 का निर्माण करता है, याद रहेगा। सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा बुआ तो क्या बनावेगा? SO2 का निर्माण करेगा। SO2 जो यहाँ पर है देख रहे हो, O2 से अभिक्रिया करके SO3 का निर्माण करेगा। किसका? SO3 का। अब क्या होता है कि जो लास्ट में SO3 मिला है, जल से अभिक्रिया कर जाता है, H2O से अभिक्रिया कर जाता है, जल से। और अगर बउआ ये जल से अभिक्रिया करेगा तब क्या बनावेगा ये देख लो। जो SO3 आपको मिला है, जल से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनावेगा, क्योंकि SO3 आपका बना था। तो SO3 जल से जब मिलेगा ना, तो यहाँ देख लो टोटल मिलके H2SO4 बना देगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, यही है गंधक अम्ल बनता है H2SO4। अब मिला के देख लीजिए H2 तो दूगो है तो दूगो लिख दिए है, एस एगो, टोटल मिला के एक एगो एस है तो एगो लिखे हैं। 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है, तो 3 1 4 गो, तो H2SO4 का निर्माण करता है। ये क्लियर हो गया है। तो बताइए संपर्क विधि में H2SO4 के निर्माण क्या स्टेप में करते हैं। तो संपर्क विधि में H2SO4 का निर्माण जो है हम लोग करते हैं बुआ 3 स्टेप में करते हैं। क्या स्टेप में? 3 स्टेप में। सबसे पहले लिखना है कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण 3 स्टेप में किया जाता है। STEP लिखा है, स्टेप में किया जाता है। स्टेप 1 यहाँ लिखना है, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे? सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर SO2 का निर्माण करता है। बोल रहे हैं बुआ, इसको लिख लेगा। सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO2 का निर्माण करता है। सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके किसका बुआ? SO2 का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? SO2 का। हो जाएगा सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO2 का निर्माण करता है, ये ध्यान रखना है, पहला हो गया है। नीचे लिख देना S+O2 SO2। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे कि SO2 O2 से अभिक्रिया करके SO3 का निर्माण करता है। स्टेप 2 पे पहुंच गए हैं। SO2 O2 से अभिक्रिया कर SO2 O2 से अभिक्रिया कर SO3 बनाता है। यहाँ देखिए अभिक्रिया लिखा है SO2 + O2 SO3 का निर्माण हुआ है, SO3 बना है। और ध्यान रखना है कि यहाँ एक उत्प्रेरक V2O5 देते हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछता भी है कि SO2 को SO3 में बदलने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, आपका V2O5 रहेगा, V2O5 याद रहेगा। तो चलिए SO2 को O2 से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा बुआ? तो SO3 का निर्माण होगा। स्टेप 3 में क्या होता है कि जो आपको SO3 यहाँ प्राप्त हुआ है, प्राप्त SO3 जल से अभिक्रिया कर गंधक अम्ल H2SO4 मतलब गंधक अम्ल का निर्माण करता है। बस यही 3 स्टेप है ना। SO3 को जल में डालिएगा तो H2SO4 बन जाएगा, जो लगभग 98% के आसपास शुद्ध होता है, प्योर होता है। क्लियर हो गया है। तो चलिए इसमें आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया है। ये था कि संपर्क विधि द्वारा किसका निर्माण करते हैं, तो H2SO4 का, गंधक अम्ल का निर्माण करते हैं। गंधक अम्ल का निर्माण किस प्रकार करते हैं, तो सीधे कहना कि H2SO4 से अगर हम लोग गंधक अम्ल का निर्माण करना चाहते हैं तो उसको 3 स्टेप में करते हैं। स्टेप 1 में सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO2 बनावेगा। SO2 जो यहाँ आता है वो O2 से अभिक्रिया करके SO3 का निर्माण करता है। SO3 यहाँ देखिए SO3, और SO3 को जल में जैसे ही डालेंगे तो H2SO4 बन जाएगा। अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले स्टेप 2 में बुआ H2SO4 की मात्रा अधिकतम प्राप्त करने का शर्त क्या है कि, है ना, कि यहाँ जो स्टेप 2 है बुआ, स्टेप 2 में V2O5 उत्प्रेरक देना, जो पीछे आपको बता रहे थे। और साथ साथ इसको उच्च दाब और निम्न ताप पर रखना पड़ेगा आपको। उच्च दाब और क्या? निम्न ताप। उच्च दाब और निम्न ताप पर रखना पड़ेगा।
ठीक है। तो क्या कह देंगे कि H2SO4 की मात्रा अधिकतम प्राप्त करने का शर्त में लिख देंगे कि H2SO4 की मात्रा अधिकतम प्राप्त करने के लिए स्टेप 2 में V2O5 उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, है ना। स्टेप 2 में V2O5 उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं तथा इसमें उच्च दाब एवं निम्न ताप रखा जाता है, उच्च दाब और निम्न ताप रखते हैं। क्लियर हो गया है। चलिए तो ये आपका खत्म हुआ। 5 नंबर का एक और क्वेश्चन आपका एंड हो गया है। अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगला में क्या कहा गया है, इस बार कहा है बउआ कि संपर्क विधि द्वारा ओलियम का निर्माण कैसे कीजिएगा। देखिए संपर्क विधि द्वारा ओलियम सेम है एक बार समझा देते हैं, एकदम आसान है, उसी तरह से लिखना है आपको। संपर्क विधि द्वारा बउआ ओलियम जब हम लोग बनाते हैं तो 4 स्टेप में बनाते हैं। क्या स्टेप? 4 स्टेप में, 4 स्टेप में बनाते हैं। स्टेप 1 में कुछ ही करते हैं, मतलब सेम 3 स्टेप जैसे पहले था ना वैसे ही 3 स्टेप इसका रहेगा। जैसे पीछे हम लोग अभी 3 स्टेप पढ़े हैं ना उसी तरह से है स्टेप, है ना। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कहेंगे कि जो 4 को आपका स्टेप 1 में सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO2 का निर्माण करेगा, जैसे पीछे हुआ था। देखिए S+O2 SO2। स्टेप 2 में वही रहेगा, SO2 किससे? O2 से अभिक्रिया करके SO3 जहां बनाया था तो सेम रहेगा। SO2 O2 से अभिक्रिया करके SO3 का निर्माण करेगा, SO2 O2 से अभिक्रिया करके SO3। स्टेप 3 में क्या था हुआ था जो था उसको लिखेंगे कि SO3 जो यहाँ आया है वो जल से अभिक्रिया करेगा, जल से अभिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण करेगा। ये 3 स्टेप हो गया। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए बुआ गंधक तो गंधक के लिए क्या करेंगे कि एक स्टेप चौथा में चल जाएंगे। जो यहाँ आपका लास्ट में H2SO4 बना है ना उसको फिर SO3 से निर्माण, है ना, उसको SO3 से अभिक्रिया करवा दीजिए। तो जैसे अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या बनेगा, यहाँ जो प्राप्त H2SO4 को SO3 से अभिक्रिया कराना है और जैसी अभिक्रिया आप करवाइएगा तब बनेगा क्या, तो H2H2O7। कैसे? देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन दोनों मिला के तो 2 हाइड्रोजन तो H2 लिखा गया है। एक सल्फर यहाँ है, एक सल्फर यहाँ है, तो दोनों मिला के 2 सल्फर है तो H2 हो गया। यहाँ 3 को ऑक्सीजन, यहाँ 4 को यहाँ, तो 4 3 7 O7 हो जाएगा। ऐसे H2H2O7 का निर्माण होगा जिसको ओलियम कहते हैं। 98% के आसपास शुद्ध होता है। क्लियर है। अब चलिए अगर ओलियम यहाँ तक आप सीख गए हैं ना तो अब आते हैं ओलियम की मात्रा अधिकतम प्राप्त करने का शर्त क्या है। तो ओलियम की मात्रा अधिकतम प्राप्त करने का शर्त सेम है जैसे पहले था, है ना। स्टेप 2 में कुछ ही करेंगे, V2O5 उत्प्रेरक दे देंगे, उच्च दाब और निम्न ताप रखेंगे, कम हो जाएगा आपका। क्लियर है। तो दोनों सेम ही था, केवल इसमें एक स्टेप बढ़ा देना है। क्या? तो एक स्टेप लास्ट में बढ़ाना ही है कि जब आपको H2SO4 बनाया था ना उसमें फिर से SO3 मिला देना है, जैसे मिला काम आपका हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको पूरा आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चल रहे हैं बुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर एकदम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बुआ। उप सह संयोजक संख्या क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर से क्वेश्चन आपका रहता है कि उप सह संयोजक संख्या क्या है। ध्यान दीजिए क्या होता है, किसी जो सह संयोजक यौगिक होता है ना उसमें लिगेंड के जितना संख्या रहेगा उसको उप सह संयोजक संख्या कहेंगे। जैसे हम मान लिए कि FeCN6 लिखे हैं, CN6 लिखे हैं, तो बताइए इस उप सह संयोजक यौगिक में, जटिल यौगिक में लिगेंड की संख्या 6 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपका हो जाएगा। उप सह संयोजक संख्या 6 हो जाएगा। किसी उप सह संयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड की संख्या को, लिगेंड किसकी संख्या होगा? लिगेंड आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लिगेंड की संख्या, नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितना लिगेंड रहेगा ना बुआ, जितना संख्या रहेगा उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कह देंगे। इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर ये आपका कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। हाँ अभी यहाँ देखिए क्वेश्चन आया कि लिगेंड क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा लिगेंड क्या रहता है। कोई भी अगर सह संयोजक यौगिक आप लिखे हैं, कोई सह संयोजक यौगिक लिखे हैं तो उसमें क्या रहता है, देख लीजिए। केंद्रीय जो परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु के साथ जो यौगिक आपका जुड़ा होता है उसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं। केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी लिखे थे ना FeCN6 है, CN6 है, तो केंद्रीय परमाणु ये है, मेटल है, एक साथ ही 6 गो ही जुड़ा हुआ, तो इसी को हम लोग लिगेंड बोल देंगे। क्यों है बुआ? 6 गो, तो उसी को हम लोग लिगेंड कह देंगे। किसी उप सह संयोजक यौगिक में क्या लिखना है? सह संयोजक यौगिक या उप सह संयोजक यौगिक कहिए, चाहे जटिल यौगिक में, है ना, जटिल भी बोल सकते हैं, तीनों है ना सेम ही है। तो किसी जटिल यौगिक में या उप सह संयोजक यौगिक में या सह संयोजक यौगिक में केंद्रीय परमाणु से जुड़े रासायनिक पदार्थ को लिगेंड कहते हैं। जो केंद्रीय परमाणु से जुड़ा रहेगा ना उसी को लिगेंड कह देंगे। लिगेंड 3 प्रकार के होता है। 5 में पूछता है लिगेंड का वर्णन करें। लिगेंड 3 प्रकार के, पॉजिटिव लिगेंड जिसका पर धन आवेश रहेगा, नेगेटिव लिगेंड जिस पर ऋण आवेश रहेगा, एक उदासीन लिगेंड जिस पर कोई आवेश नहीं रहेगा। क्लियर है।
धनात्मक, इसको हिंदी में बोलते हैं धनात्मक लिगेंड, तो वैसा लिगेंड जिस पर धन आवेश रहे उसको धनात्मक लिगेंड कहेंगे, याद रहेगा। एक निगेटिव मतलब ऋणात्मक, वैसा लिगेंड जिस पर ऋण आवेश हो ऋणात्मक कहेंगे। और न्यूट्रल वैसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश न हो। क्लियर हो गया है। तो लिगेंड भी आपको हम कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। लिगेंड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। हाँ ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 5 नंबर या 2 नंबर में है ना पूछेगा ही पूछेगा। जनरली 2 नंबर में पूछता है, तो आपको दो को केवल लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। देखिए सह संयोजक यौगिक संबंधी वर्नर के नियम को लिखना है, वर्नर के सिद्धांत को लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, वर्नर साहब जो है, वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा गया है, जटिल यौगिक के पिता। जटिल यौगिक के क्या बोलते हैं वो पिता उनको कहा गया है। वो क्या क्या मतलब क्या किए हैं कि 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में कुछ जटिल यौगिकों का अध्ययन किए पहले। जटिल यौगिक का क्या किए हैं अध्ययन, और अध्ययन करने के पश्चात क्या है कि कुछ सिद्धांत दिए हैं, एकदम नॉर्मल नॉर्मल 2-3 वर्ड बोल दिए हैं, है ना। 1898 ईस्वी में सीधे कह दें कि वर्नर ने 1898 ईस्वी में, कब हुआ 1898 ईस्वी में, कुछ जटिल यौगिकों का अध्ययन किया एवं एक सिद्धांत दिया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के आधार पर उनको कहना था कि जितना भी सहसंयोजक यौगिक होता है या जटिल यौगिक होता है वो 2 प्रकार के संयोजकता दर्शाता है। 2 प्रकार के कौन कौन, एक प्राथमिक संयोजकता, एक द्वितीयक संयोजकता, बस ये ध्यान रखना है। एक प्राथमिक संयोजकता, एक द्वितीयक संयोजकता। तो सीधे कहना कि 2 प्रकार के संयोजकता दर्शाता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक के बारे में कोई 2 वर्ड आप लिख दीजिएगा। एक लिख देना है बुआ कि इसके है ना जो एरिनायन द्वारा संतृप्त होता है, सेचुरेटेड बाय एरिनायन, इसको आयन में बदल सकते हैं, प्राथमिक वाला को आयन में बदल सकते हैं। इसको टूटी रेखा द्वारा जब दर्शाना होता है, डॉट डॉट करके दर्शाते हैं। इसके पास कोई दिशा नहीं होता है। तो इतना में से कोई 2 आपको लिख देना है, जो आपको आसान लगे ना उसको लिख दीजिएगा, है ना। कहीं कि सर ईरान द्वारा संतरित हमको नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए, है ना। इसको आयन में बदल सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, इसको टूटी रेखा द्वारा दर्शाते हैं। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता कि एन से एन दिशा रहेगा, एन से एन, ऐसा कुछ नहीं इसके पास होता है। तो इसके पास कोई दिशा नहीं होता है। क्लियर है। तो ये हुआ प्राथमिक संयोजकता। दूसरा में द्वितीयक संयोजकता के बारे में क्या बोले हैं जी देख लीजिए। सेकंड में द्वितीयक संयोजकता के बारे में कहे हैं क्या क्या, कि सबसे पहले वह सहसंयोजक संख्या के बराबर होता है। छोड़िए नहीं समझ में आ रहा था। दूसरा हम लोग देख लेंगे, चूंकि 2 को ही लिखना ही है अभी एग्जाम के लिए हुआ, तो एग्जाम में जल्दी से कैसे बनाना उसके लिए हम आपको बता रहे हैं सीधे कि इसको आयन में बदलना संभव नहीं है। प्राथमिक को आयन में बदल सकते हैं, द्वितीय को आयन में नहीं बदल सकते हैं। क्लियर हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद इसको उसको टूटी रेखा द्वारा दर्शाते हैं, इसको डार्क लाइन द्वारा दर्शाते हैं, एकदम ऐसे करके बोल्ड करके इसको दर्शाया जाता है। तो इसको है ना डार्क लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। इसके पास कोई है ना, इसके पास दिशा, उसके पास दिशा नहीं था, प्राथमिक के पास दिशा नहीं था, लेकिन इसके पास दिशा रहेगा। बस इतना ही, से ज़्यादा कुछ नहीं है। दिशा इसका लिगेंड से केंद्रीय परमाणु जो होता है सेंट्रल एटम की ओर होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। सीधे कहिए कि इसके पास दिशा होता है, बस केवल 2 को लिखना है। तो आपको कोई 2 को लिख सकते हैं। एक बार हम रिपीट करवा देते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ आपका 1898 ईस्वी में वर्नर ने पहले कुछ यौगिकों का अध्ययन किया, उसके बाद एक सिद्धांत दिया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार जो सह संयोजक यौगिक होता है उसका केंद्रीय परमाणु 2 प्रकार के संयोजकता दर्शाता है। पहला क्या रहेगा बउआ, तो प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक रहेगा। प्राथमिक में क्या कहना कि इसको है ना आयन में बदल सकते हैं और टूटी रेखा द्वारा दर्शाते हैं, इसके पास कोई दिशा नहीं होता है। उसको क्या कहना है, द्वितीयक वाला को कहना है कि इसको हम लोग आयन में नहीं बदल सकते हैं, इसको डार्क लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको है ना इसके पास दिशा होता है। चूंकि है ना प्राथमिक के पास दिशा नहीं है, लेकिन इसके पास दिशा, इसके पास डायरेक्शन रहेगा। इसके पास बहुत दिशा इसके पास होता है, इसके पास डायरेक्शन आपका रहेगा। क्लियर हो गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बुआ, है ना। अयस्क के खनिज से क्या समझते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए। एकदम बेसिक है, 10 क्लास में भी आपको मिला था ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछता भी है बुआ। तो एक बार समझ लीजिए कि अयस्क का खनिज क्या है और है ना इसमें क्या अंतर है। देखिए पृथ्वी को अगर आप मान लीजिए कि पृथ्वी को खोदते हैं और उसमें से अगर पदार्थ निकालते हैं, उसमें अगर धातु मिल जाए ना तो उसको अयस्क का खनिज नाम दिया जाता है। पृथ्वी से अगर खोद के हम लोग धातु निकालते हैं, लोहा निकालना चाहते हैं, पृथ्वी के अंदर जितना भी धातु है सब पृथ्वी के अंदर ही है, तो वहाँ से निकालेंगे तो उसी को अयस्क या खनिज कहते हैं, है ना। और जब खोदते हैं ना, पृथ्वी जैसी है तो इसको यहाँ खोदिएगा तो इसको खान बोला जाता है, खान, है ना। इसको क्या बोलते हैं, खान बोलते हैं बुआ। क्या बोलेंगे, खान कहेंगे। तो ध्यान आपको ये रखना है
कि खान से निकलने वाले एक ऐसा पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा अगर अधिक आपका हो जाता है, निकले धातु अगर 100 kg निकाले हैं तो देखिए क्या 98 kg धातु है और 2 kg अशुद्ध है, अशुद्धि तो रहबे करेगा, मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर पृथ्वी से निकालिएगा तो रहेगा। तो खान से निकलने वाला या पृथ्वी से निकले, खान लिखिए चाहे पृथ्वी लिखिए, खान से निकलने वाले या पृथ्वी से निकलने वाले एक ऐसे पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा अधिक है, धातु ज़्यादा रहेगा अधिक रहेगा और अशुद्धि की मात्रा कम रहे, उसको अयस्क कहते हैं। लेकिन जेकरा में धातु कम हो जाए, धातु की मात्रा एकदम कम गया, धातु है ही नहीं है, खाली अशुद्धिए भर के भर 100 kg निकाले हैं ना, तब पता चला कि 2 kg आपको लोहा मिला है और 98 kg आपको केवल अशुद्धि मिला है, तो उसको अयस्क कहते हैं, है ना। ये अयस्क सॉरी उसको खनिज कहा जाएगा। अयस्क में धातु ज़्यादा रहेगा, अशुद्धि कम रहेगा, ये ठीक ठाक रहता है। लेकिन खनिज में कोई चीज़ है कि धातु कम रहेगा, धातु मिल भी नहीं करेगा आपको, भर भर का अशुद्धि रहेगा, तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, खराब आपके लिए होता है नहीं। तो धातु हम लोग निकालते किससे है, तो हम लोग निकालेंगे अयस्क से, चूंकि उसमें धातु ज्यादा होता है। तो दोनों का परिभाषा क्लियर हो गया है। अयस्क में क्या कह देंगे कि खान से निकलने वाला एक ऐसा पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा अधिक और अशुद्धि की मात्रा कम होती है, उसे अयस्क कहते हैं। खनिज में कह देंगे कि खान से या पृथ्वी से निकलने वाले एक ऐसे पदार्थ जिसमें धातु की मात्रा कम एवं अशुद्धि की मात्रा अधिक होती है, उसको खनिज कहते हैं। चलिए दोनों के बीच अंतर क्या क्या है देख लीजिए। एक तरफ लिख दें कि इसके बीच निम्नलिखित अंतर है, एक तरफ अयस्क लिखना है, दूसरा तरफ खनिज लिखना है और लाइन खींच देना है। देखिए क्या क्या है, ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले देख लो, अगर 2 नंबर पूछता है तो 2 को लिखना है, 5 नंबर पूछेगा सबको लिख देना, ठीक है। कह दें कि अयस्क में इसमें धातु अधिक होता है, इसमें धातु कम होता है, एकरा में अशुद्धि कम होता है, एकरा में अशुद्धि ज्यादा होता है, इसको से धातु निकालते हैं, एकरा से धातु का निष्कर्षण नहीं करते हैं। 3 को क्लियर हो गया होगा, है ना। बताइए, अगर अयस्क में धातु ज्यादा है तो एकरा से धातु का निष्कर्षण करेंगे, मतलब धो धा के उसमें से धातु निकालेंगे, लेकिन इसमें धातु है ही नहीं तो इसमें धातु का निष्कर्षण नहीं करेंगे और ज्यादा आपके लिए वो हानिकारक रहेगा आपके लिए नहीं। और जो अयस्क होता है वो ध्यान रखिएगा, अयस्क अयस्क जो है आपको आर्थिक रूप से लाभदायक होता है, ज्यादा रुपया पैसा वो आपको देगा, चूंकि धातु ज्यादा मिलेगा। 100 में 90 kg आपको धातु मिल गया है या 98 kg धातु मिल गया तो आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। लेकिन एक में 100 kg में 2 kg धातु मिलेगा तो यह केवल इससे हानि होने वाला है, इससे लाभ कभी नहीं मिलेगा। तो अयस्क कहते हैं कि आर्थिक रूप से लाभदायक होता है, इसमें कहते हैं कि आर्थिक रूप से हानिकारक होता है। 4 हो गया। 5वां देखिए आपको क्या लिखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता भी ऑब्जेक्टिव में। जितना भी कह देंगे अयस्क द्रव्य कि सभी अयस्क खनिज होता है, सभी अयस्क खनिज होता है, इधर लिखना है सभी खनिज अयस्क नहीं होता, इधर लिख देना है। नहीं देखिए, आज से हम लोग पढ़े थे ना, तब कखा का पढ़े होंगे, तो पहले आई में आ पढ़ावल जाता है, खा तो बाद में पढ़ते हैं हम लोग, का के बाद खा पढ़ावल जाता है, पहले आ आई पढ़ावल जाता है। तो आ देखिए पहले आ है तो आ बड़ा सही रहेगा, है ना, ऐसे सही रहेगा। आज से खा हम लोग सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं, क्या पहले पढ़ना बाद में खा हम लोग को मिलता है, ये सही था। जितना अयस्क है सब खनिज, ट्रिक समझा रहे हैं, लेकिन सारा का सारा खनिज आपका अयस्क नहीं होता है, सारा का सारा खनिज जो है आपका अयस्क नहीं रहेगा, ध्यान रखनी है। ये क्लियर हो गया सबको, कंप्लीट है। तो चलिए अब वो कंप्लीट करवा दिए, देख लीजिएगा, टोटल आपको लिख लेना है, टोटल लिख लीजिएगा, ठीक है, टोटल आपको लिख लेना है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन में देखिए, H2 उदासीन होता है ना, जल उदासीन होता है ना, अम्ल होता है ना क्षार होता है उदासीन, लेकिन H2S अम्लीय होता है, क्यों। देखिए H2O में क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बनने वाला बंधन छोटा होता है, मजबूत होता है। H2O में देखिए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है इसके बीच का बंधन ही छोटा होता है, मजबूत होता है, तो टूट कर H+ नहीं दे पाता है, तो न देता, अगर टूट कर H+ देता था कहते हैं अम्ल है, लेकिन नहीं दे पा रहा है, इसका आंसर उदासीन है। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे कि H2O में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के बीच बनने वाला बंधन जो है छोटा एवं मजबूत होता है, जिसके कारण टूटकर H+ नहीं देता है, टूटकर H+ नहीं देता है, आता ही उदासीन होता है। क्लियर। अब आइए इधर, दूसरी ओर H2S में सल्फर और हाइड्रोजन के बीच बनने वाला बंधन बड़ा होता है और कमजोर, चूंकि बड़ा है तो कमजोर भी रहेगा, इसका आंसर टूटकर H+ दे देता है। और जब H+ दे रहा है इसका मतलब क्या है बउआ, तो अम्लीय होता है। H+ दे रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, अम्लीय आपका हो गया। क्लियर है। तो सीधे कहना कि H2O में है ना जल आपका उदासीन होता है ना, उसका pH मान 7 होता है। H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बनने वाला बंधन छोटा और मजबूत होता है, इसका आंसर या टूटकर H+ नहीं देता है, नहीं, और इसका आंसर क्या रहेगा, आता है उदासीन होगा। दूसरी ओर H2S में सल्फर, S मतलब सल्फर, सल्फर और H मतलब हाइड्रोजन, तो सल्फर और हाइड्रोजन के बीच बनने वाला बंधन जो है बड़ा और कमजोर होता है, टूटकर H+ देता है, इस कारण यह अम्लीय हो जाता है। क्लियर है। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन,
उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या होता है, ये भी आपको पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए। उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या रहेगा। देखिए भारी धातु या उपधातु में जो एस का इलेक्ट्रॉन होता है, एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन 1s2 आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो एस का दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, एकदम उदासीन रहता, नहीं भाग नहीं लेगा, भाग लेवे नहीं करेगा, एकदम उदासीन न्यूट्रल रहता है। अगर कोई भारी धातु या धातु है तो उसका एस का दोनों इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जिसे उदासीन जोड़ी कहते हैं। ये दोनों एस को जो दूगो जोड़ा में है ना, दो इलेक्ट्रॉन दोनों दूगो है, तो दूगो में तो जोड़ा है, तो जोड़ा वाला को उदासीन जोड़ी कहते हैं हम लोग, और इस प्रभाव को उदासीन जोड़ी प्रभाव कहते हैं, चूंकि भाग नहीं ले पा रहा है। क्लियर है। तो कहते हैं कि भारी धातु एवं आधातु के एस का दोनों इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जिसे उदासीन जोड़ी कहते हैं, और इस प्रभाव को उदासीन जोड़ी प्रभाव कहते हैं। यहां तक कंप्लीट हो गया है बुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। PCl5 है ना अस्थाई होता है। देखिए PCl5 अस्थाई है, लेकिन NCl5 अस्थाई नहीं है। क्यों? देखिए क्या है कि नाइट्रोजन के पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, इस कारण से PCl5 का निर्माण करता है और अस्थाई रहता है ना। फॉस्फोरस कह रहे हैं, सॉरी फॉस्फोरस के पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और जब है इसका मतलब PCl5 का निर्माण करेगा मतलब अस्थाई है। लेकिन नाइट्रोजन के पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होता है, तो ना होता था कभी NCl5 बनबे नहीं करेगा, अगर बनेगा भी तो अस्थाई रहेगा सीधे। ठीक है ना। क्या कहना बुआ कि PCl5 जो है बुआ अस्थाई है, लेकिन NCl5 अस्थाई नहीं है ना। फॉस्फोरस के पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण PCl5 का निर्माण करता है तथा यह अस्थाई होता है। लेकिन दूसरी ओर नाइट्रोजन के पास डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होता है, तो NCl5 का निर्माण नहीं करता है और यह अस्थाई होता है, बन भी नहीं करेगा, अस्थाई रहेगा। क्लियर हो गया है। चलिए अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन को आ जाते हैं। वो संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं। सीधे कहना है कि जो संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक के जो तत्व होता है, उसके पास पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल होता है, PFO पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल होता है। और जब उसको दृश्य प्रकाश में रखेंगे तो उसमें DD ट्रांजिशन, DD संक्रमण हो जाएगा। नहीं, इतना आप नहीं लिखिएगा, इसका आंसर समझा देते हैं। संक्रमण चूंकि पूछता है संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होता है, तो आपको लिखना है बुआ, समझो क्या लिखना है। ये कहना है कि संक्रमण तत्वों को दृश्य प्रकाश में रखने पर, छोटा आंसर लिखिए, संक्रमण तत्वों को दृश्य प्रकाश में रखने पर उसमें DD संक्रमण हो जाता है। DD संक्रमण हो जाता है, DD संक्रमण हो जाता है, DD संक्रमण हो जाता है। इस कारण से संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं, इस कारण से संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं। क्लियर है। संक्रमण तत्वों को दृश्य प्रकाश में रखने पर उसमें DD संक्रमण हो जाता है, इस कारण से संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं। चलिए अगला है लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, एक्टिनाइड संकुचन क्या होता है। देखिए लेंथेनाइड में क्या है कि जब लेंथेनाइड में हम लोग बाईं से दाईं ओर चलते हैं ना, तो बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, जैसे ऐसे है तो चलिएगा तो बाहरी इलेक्ट्रॉन वहाँ बढ़ते जाएगा, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को नाभि खींचता है। पता है कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, नाभि के पास धन आवेश होता था, ऐसे खींच के इसके आकार को सिकुड़ के छोटा कर देता है। आकार को सिकुड़ के कोची कर देगा बुआ, छोटा कर देगा, ध्यान रहेगा। आकार को सिकुड़ा के कोची कर देता है, छोटा कर देता है। तो इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड संकुचन। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो हाँ बताइए, लेंथेनाइड संकुचन में क्या कहना है कि जब लेंथेनाइड सीरीज में बाईं से दाईं ओर चलते हैं तब बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण उसका आकार घट जाता है, जिसे लेंथेनाइड कंट्रक्शन या लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। याद रहेगा है ना। जैसे ही लेंथेनाइड वाला में हम लोग बाईं से इधर बाईं से दाईं ओर चलेंगे, बाईं से दाईं ओर चलेंगे, तब बाहरी वाला सेलवा में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, जिसके कारण उसका आकार सिकुड़कर छोटा हो जाएगा, आकार सिकुड़कर छोटा हो जाएगा, जिसको लेंथेनाइड संकुचन कहेंगे। एक एक्टिनाइड संकुचन होता है, बाद में इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसमें कुछ नहीं नीचे वाला लिखना है, बाहर घना कुछ भी नहीं लिखना है, बस इतना ही लिख के छोड़ देना है। और क्या कहना है, एक्टिनाइड संकुचन क्या होता है, जो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, तो इसमें भी सेम चीजें हैं। एक्टिनाइड में भी आपका सेम रहेगा कि जब एक्टिनाइड श्रेणी में बाईं से दाईं ओर चलेंगे ना, है ना, एक्टिनाइड में जब बाईं से दाईं ओर चलेंगे तो इसमें भी बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, बाहर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और जिसके कारण भी सिकुड़ के आकार इसका छोटा हो जाएगा, जिसको एक्टिनाइड संकुचन कहा जाता है। नाम क्या देते हैं? एक्टिनाइड संकुचन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान रखिएगा। लेंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन का सबसे अधिक प्रभाव आकार पर पड़ता है, त्रिज्या पर पड़ता है। आकार या त्रिज्या, आकार या त्रिज्या, एकदम इसको ध्यान रखना, आकार या त्रिज्या। आकार मतलब इसे गोल है, तब गोल है, चाहे त्रिज्या इसी को बोल दिए, गोले गोले का ही तो त्रिज्या होता है, तो आकार या त्रिज्या पर पड़ता है। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं बउआ, नेक्स्ट क्वेश्चन ही लास्ट क्वेश्चन है।
ओ इसको तो अभी करवा ही दिए हैं, जल उदासीन होता उदासीन जोड़ी प्रभाव PCl5 भी करवाए हैं ना। तो लीजिए आज खत्म हो गया है। नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे बउआ। अब हम लोग को जो अगला क्लास में रहेंगे उसमें हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगा, है ना, नेमिंग रिएक्शन रहेगा, क्या होता है जब ऐसा रहेगा, तो वो सब आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए था अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सब लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आपका लाइव क्लास तो बोर्ड पर होता ही है, डिजिटल बोर्ड पे लाइव क्लास आपका चल ही रहा है। यहाँ आपको समय बचाने के लिए इस तरह से आपको पढ़ाए हैं ताकि आपको समय बचे। ठीक है बुआ, चलो।